डायरेक्शन क्या सेम नहीं। अब बताओ डायरेक्शन अपोजिट है। अब बताओ मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, जैसे वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन आप मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन आप इन दो वेक्टर को इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आती है, इसमें डायरेक्शन ए टू बी और इसकी बी टू ए, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए इक्वल नहीं है। हाँ लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है दोनों का, ए टू बी बोले या बी टू ए। अब ये हो गया 2 लेटर वाले वेक्टर। अब वेक्टर को हम सिंगल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर कोई वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन से यानी क्या होता है, कोई फिक्स पॉइंट से अगर कोई वेक्टर शुरू करते हैं, कोई फिक्स पॉइंट, सभी वेक्टर के लिए फिक्स पॉइंट अगर मैंने ओरिजिन ले लिया, तो फिर ये क्या हो गया, वेक्टर ओ ए, उसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, यानी जो एक फिक्स पॉइंट कंसीडर करके हम चलते हैं उसी को शॉर्टकट लिख सकते हैं। अगर पहले भी बोलना पड़ेगा भाई वो बी द फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट ऐसा, तो ऐसे सभी वेक्टर जो एक फिक्स पॉइंट से शुरू होते हैं उनको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो क्या बोलेंगे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, उसका पूरा नाम क्या है, वेक्टर, और शॉर्टकट क्या है, वेक्टर। ऐसे ही ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो क्या होगा पूरा नाम, वेक्टर ऑफ बी और शॉर्टकट वेक्टर। इसका मतलब अगर मैं कभी वेक्टर आर बोलूं तो उसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, वेक्टर ओ आर। और डबल लेटर में लिखते समय कैपिटल लिखना, सिंगल में लिखते समय स्मॉल लेटर, डबल में तो कैपिटल लिखना, ठीक है ना, इस तरह से है वो। तो जितने भी सिंगल लेटर वाले आपको वेक्टर दिखते हैं, समझना कि उनका एक्चुअली ओरिजिन से शुरू हुआ, वेक्टर ए यानी वेक्टर ओ है, वो ओ टू ए है, ऐसा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये हो गया। अब अगर ये स्पेस में जो दो पॉइंट है, ये ओ ए और ये ओ बी थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर मैं ए और बी को कनेक्ट कर दूं तो फिर एक वेक्टर और बन गया, और वो जो वेक्टर है उसको आप वेक्टर ए बी भी बोल सकते हैं या बी भी, और वो डायरेक्शन आपके ऊपर है, ए से दोगे तो ए भी बनेगा और बी से दोगे तो बी बनेगा, ऐसा। तो और ये जो वेक्टर रहता है, ए बी बनाओ या बी बनाओ, चलो हमें ए बी बना दो, ठीक है। अब बताओ, ये ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ है, ट्रायंगल लॉ दो तरह के रहते हैं, कौन सा रहता है ट्रायंगल लॉ, दो तरह का, या तो जहां से शुरू हुए वहीं पे पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। जैसे मैं सपोज मान के चलो बी से निकला, तो बी से सी गया, सी से ए गया और ए से वापस भी है, किसी ने रोका नहीं, रास्ता हर जगह चालू था सामने वाले, तो बी सी प्लस सी ए प्लस ए, क्या हो गया, जीरो जीरो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, ट्रायंगल वाला डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। अब बताओ, अगर मान के चलो बी से सी गया, फिर वहां से सी से भी आगे का रास्ता बताया था ए, तो सी ए, लेकिन आगे रास्ता नहीं है और वो बंद है। अब बताओ, बी से सी, बी सी, फिर सी ए, फिर ए से है क्या, नहीं, तो इसका मतलब आप यहाँ पे रुक गए, तो आप निकले कहाँ से थे, बी से, और वापस बी तक पहुंचे नहीं, आप यहाँ पे रुक गए, क्यों रुक गए, रास्ता बंद है भाई, तो फिर यहाँ तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, वो बी, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, दो डायरेक्शन कंटिन्यू है और तीसरी नहीं है, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, तो जो कंटिन्यू है उनका एडिशन करो, बी सी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, और इसमें तीनों कंटिन्यू है, वही ट्रायंगल है यहाँ पे लगा। बोलो क्या करेंगे, कौन सी तीनों कंटिन्यू है क्या, नहीं है, तीनों कंटिन्यू, ओ से ए, ओ ए, फिर ए से बी, आगे बताओ बी से है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया, ओ। और अब बताओ शॉर्टकट, वेक्टर ओ ए को क्या लिखते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी को वेक्टर बी, लेकिन फिर इसको नहीं लिख सकते शॉर्टकट। अब बताओ क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो ये जो स्पेस में जो वेक्टर बनते हैं ना बिना रेफरेंस पॉइंट के, ये रेफरेंस पॉइंट वाले, लेकिन बिना रेफरेंस पॉइंट के, ये दोनों को जोड़ दिया, कनेक्ट करो, वेक्टर कहीं बन जाएंगे। ऐसे जितने वेक्टर हैं उनको आप ऐसा लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर सी डी कहा तो क्या होगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर पी क्यू कहा तो वेक्टर क्यू माइनस वेक्टर, तो इस तरह से आप लिखो इसको, जो बिना रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये रेफरेंस पॉइंट वाला है तो इसको डायरेक्ट लिखो, वेक्टर हो यानी इसको नहीं लिखना, इसको शॉर्टकट लिखना, ऐसा। ये था वेक्टर्स के बारे में, क्या ट्रायंगल लॉ हो गया और उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ट्रायंगल लॉ। उसके बाद
कोलिनियर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स कैसे हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर वेक्टर में क्या, कोलिनियर बोलो या पैरेलल बोलो, एक ही बात है। पैरेलल कहा तो कोलिनियर का कंसेप्ट लगा, ठीक है। अब बताओ कोलिनियर वेक्टर है तो वन वेक्टर इज द स्केलर, कोई भी हो सकता। अगर मैं स्केलर यहाँ पे 3 ले तो ए वेक्टर बी का स्केलर मल्टीपल है, वैसे बी भी ए का स्केलर मल्टीपल है, दोनों एक दूसरे के स्केलर बदल जाएगा। बताओ वही 3 अगर इधर आ गया तो डिवाइड करेगा, ये 3 इधर आ गया तो क्या हो गया 1/3 वेक्टर। तो वेक्टर बी भी स्केलर मल्टीपल है ए का और ए भी स्केलर मल्टीपल है बी का, स्केलर से थोड़ा बदल जाएगा। तो ये स्केलर मल्टीपल क्यों रहते हैं, क्योंकि इनकी जो कंपोनेंट्स है ना वो प्रोपोर्शनल है। यानी इसके अगर वेक्टर ये होगा i + 2j - 5 होगा, ये होगा वेक्टर बी। अगर ये 3 है ट्रिपल है, ठीक है ना, वेक्टर ये क्या है, नहीं यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना वेक्टर बी किसके ट्रिपल है ए, तो इसका मतलब वेक्टर बी की जो कंपोनेंट्स है ना ए के ट्रिपल है। तो मतलब इसके ट्रिपल है के लिए 3i हो जाएगा, ट्रिपल कितना होगा 6j और ये होगा ट्रिपल कितना होगा 15। ये दोनों कोलिनियर एक ही लाइन पर जब रहते हैं ना तो वेक्टर अलग अलग है, वो ये अलग और वो अलग, लेकिन उनमें रिलेशन है। कौन सा, वो स्केलर मल्टीपल है, यानी उनमें प्रोपोर्शन का कंसेप्ट आता है। देखो तुम इसके बराबर ट्रिपल ऐसे हो, इसमें हम लिखते हैं वेक्टर भी क्या है ट्रिपल राइस वेक्टर ए, उसके 3 गुण। अब इसका मतलब भी क्या होता है, देखो इसका मतलब ये भी होता है कि वेक्टर ए की जितनी लेंथ है उसके ट्रिपल लेंथ कितनी है वेक्टर बी की, वेक्टर बी कितना है राइस वेक्टर है, एंड वेक्टर ए की ट्रिपल, हर तरह से ट्रिपल है, वो हर तरह से ट्रिपल है, वेक्टर ए की ट्रिपल है ना वो। इसका मतलब कंपोनेंट्स में भी ट्रिपल है कि ट्रिपल, और लेंथ में भी क्या होगा ट्रिपल, यानी इसको लेंथ अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, ये हो गया मैग्नीट्यूड या दोनों का। अब क्या है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सर ये तो ट्रिपल का है, वो तो 3 अंदर है, 3 को बाहर निकालो, नंबर को बाहर निकालो। अब बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, वेक्टर बी की लेंथ कितनी है, वेक्टर ए की लेंथ के ट्रिपल, वो नंबर अंदर नहीं रखना, बाहर लेके आना ऐसा। तो इसका मैग्नीट्यूड उसके मैग्नीट्यूड के ट्रिपल, यानी कंपोनेंट्स भी ट्रिपल और मैग्नीट्यूड भी ट्रिपल ऐसा है। तो कोलिनियर में ऐसा होता है, और कोलिनियर में क्या होता है बताओ, जिसमें ये प्रोपोर्शन रहते, ये स्केलर मल्टीपल रहते ना, उसमें कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में आते, यानी इसका कंपोनेंट 1 और इसका कौन सा है 3, इसका 2 और इसका 6, इसका -1 और इसका -, इन सबको प्रोपोर्शन में यानी इक्वली। देखो सबका आंसर 1/3 आता है कि नहीं। अब इसका फायदा क्या होता है कैलकुलेट करने में, कि भाई अगर आपको ये बताया कि वेक्टर ए और बी कोलिनियर है या फिर पैरेलल, देखो मैंने कोलिनियर पैरेलल एक बोला, फिर मैं कोलिनियर बोलो पैरेलल आया तो एक है। हाँ अगर बताओ मैंने यहाँ पे लिखा के, यहाँ पे लिखा पी, ठीक है, और बताया कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है या प्रोपोर्शनल, बताओ पी और के की वैल्यू बताओ। इनको तो पहले काम करना, नाम दे देना, इसको लेट वेक्टर ए और वेक्टर बी नाम दे दिया, फिर सेंटेंस लिखना वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल या फिर कोलिनियर, देयरफॉर देयर कंपोनेंट्स आर इन प्रोपोर्शन। इसका आई ऊपर लिखना कितना है 1, इसके आई का कौन है के, जे का कौन है 2, जे का 6, के का कौन है -3, इधर जे का कौन है -3। अब इनको सॉल्व करो, के और बी की वैल्यू मिल जाए, ये 1/k और ये कौन है 2/6, अलग से सॉल्व करो आंसर। फिर इधर भी ये 2/6 है और -3/, इनको अलग से सॉल्व करो, ये 2 1 जा 2 3, 1/k = 1/3, इतने k की वैल्यू 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 1 जा 2 3 जा 1/3, माइनस माइनस कैंसिल, p/15 करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3p = 15, सो p की वैल्यू कितनी है। तो पैरेलल या कोलिनियर रहे तो प्रोपोर्शन में लिख के हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसा। अगर बताओ पैरेलल या कोलिनियर रहे तो अननोन टर्म ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना अननोन टर्म, पैरेलल या प्रोपोर्शनल। बताओ एक बात, अगर आपको ये पैरेलल और कोलिनियर नहीं दिए होते, परपेंडिकुलर दिए होते तो ए और बी परपेंडिकुलर है, बताओ इसकी वैल्यू p की वैल्यू, तो
फिर पैरेलल में प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है और परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अगर इनको परपेंडिकुलर दिया तो क्या करना उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो, ये पहला और ये दूसरा, वो सब लिखना नाम देके। हाँ, इक्वल टू कितना ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ये ए की वैल्यू होगी बी, तो लिखना पड़ेगा सिंस वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देयरफॉर द डॉट प्रोडक्ट जीरो। और करो डॉट प्रोडक्ट, अब करो क्या होता है, आई का आई के साथ 1 into 3, जे का जे के साथ तो 2 into 6 और के का -5 into -, इक्वल टू कितना है जीरो। ये 3 होगा, ये 12 होगा, ये 15p होगा, कितना होगा ये 15 और ये 15p इक्वल टू कितना है जीरो। कितना है ये वैल्यू प्लस 15 का क्या होगा -15, p की वैल्यू कितनी है -15 यानी कितनी। तो कहने का मतलब ऐसा कि कोलिनियर है तो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट और परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट ऐसा। इस तरह से हम करते हैं, हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट पर चलेंगे। कोलिनियर में याद रखना, कोलिनियर में पॉजिटिव स्केलर रहा वैसा स्केलर, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम, और अगर नेगेटिव स्केलर रहा इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट। वेक्टर ये उधर जाने वाला है तो समझना कि वेक्टर भी इधर आएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। अगर कौन सा स्केलर रहा तो नेगेटिव स्केलर, दोनों के बीच में नेगेटिव स्केलर रहने अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन रहेंगे कोलिनियर, रास्ता एक है बस एक लाइन के लिए। उसके बाद में कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर यानी एक प्लेन में, जैसे ये दीवार है, इस दीवार पर क्या क्या वो बैनर भी लगा, ये भी बैनर है, सब क्या बैनर सब कोप्लेनर, ये बोर्ड भी यही पे, पट्टी भी इसी दीवार पर है, सब क्या है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। तो ये जैसे व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है ना, ये इस पर मैं लाइंस कैसे भी निकालूं, वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी और ये वेक्टर डी ऐसे भी निकालें, और वेक्टर ई। अब बताओ कैसे कैसे निकालें। कोप्लेनर का मतलब प्लेन में होना बस, वो कैसे भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकते हैं, परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। कोप्लेनर का मतलब है एक ही प्लेन में रहना, चाहे वो कैसे भी आए तो, ठीक है। ये कोप्लेनर कभी कभी ऐसा शोधा जाता है कि बताओ ये वेक्टर कोप्लेनर है, शो करके बताओ। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आया तो जनरली वो एसटीपी से सॉल्व करता है। तो अगर आपको बोला शो दैट वेक्टर आर कोप्लेनर, 3 वेक्टर दिए कोप्लेनर है कि शो करके बता, सीधा सीधा उनका क्या करना, ए डॉट डी क्रॉस सी, यानी क्या करना है एसटीपी। वेक्टर ए के कोएफिशिएंट जो भी रहेंगे 2 3 4, वेक्टर बी के वेक्टर सी ऐसे लिख दो, कितनी वैल्यू आनी चाहिए 0, एसटीपी का आंसर 0 आना चाहिए, समझ जाना। अगर 0 आया तो बोलना कि ये कैसे कोप्लेनर शो करना हो कभी। और अगर कोलिनियर शो करना हो तो बहुत सारे टेक्निक रहती है कोलिनियर शो करने की। इक्वल वेक्टर हो गया, हाँ अपोजिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे एक लाइन है, ये वेक्टर है, वेक्टर ये है, यूनिट वेक्टर इसी वेक्टर से पास हो रहा है, उसका यूनिट पार्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है उसका यूनिट पार्ट। तो कैसे निकालना यूनिट पार्ट, उसको एक कैप से निकाल देंगे। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आ गया, वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड इतने टुकड़े करो तो यूनिट पार्ट मिलेगा। जैसे कोई 5 है, उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, यानी उसको उसी की लेंथ से क्या कर दो डिवाइड, तो यूनिट पार्ट मिल गया। ऐसा वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो उसका यूनिट पार्ट मिल गया, उस यूनिट पार्ट को बोलते यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे कि इस लाइन पर अगर दूसरा वेक्टर होगा तो बी, तो बी का भी यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या होगा फॉर्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। लेकिन एक बात याद रखना, एक लाइन पर वेक्टर बहुत सारे हैं, वेक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन सब यूनिट वेक्टर भी बहुत सारे निकलेंगे, ए क्या वो बी क्या वे सी क्या पाएगा। हाँ यूनिट वेक्टर भी दिखने में तो बहुत सारे दिखेंगे, अगर ये वेक्टर सी है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा सी क्या, लेकिन यूनिट वेक्टर वो एक ही दिखता है, यानी कैलकुलेशन करने पर वो सब कैसे आएंगे, यानी इसका मतलब अलग नाम अलग अलग भले है, ए कैप बी कैप सी कैप, लेकिन सब इक्वल नहीं। यानी अगर ए कैप का जो भी आंसर आया वही किसका आएगा बी कैप, और वही किसका आएगा सी कैप, वो अलग अलग नहीं है।
यानी अगर ए कैप आ गया मान के चलो 1/√3 आए 2/√13 और ये ऐसा है तो बी कैप भी उतना आएगा और सी कैप भले ये भी सी अलग है, वेक्टर ये अलग है, वेक्टर भी अलग है, वेक्टर सी अलग है, लेकिन यूनिट वेक्टर लेकिन सेम है। इसलिए बोला जाता है कि एक लाइन पर यूनिट वेक्टर एक ही रहता है। हाँ लेकिन वेक्टर कितने रहते हैं? बहुत सारे। और एक बात अपन ना वेक्टर की डायरेक्शन हाँ काय महेश वेक्टर की डायरेक्शन सेम की अपोजिट कोई नहीं है ना, सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है ना, ठीक है दोनों हो सकती है। ये हो गया यूनिट वेक्टर जो हम पढ़े थे। एक बात बताओ यूनिट वेक्टर कभी आपको पूछ लिया ठीक है ना, और तो वेक्टर तो दिया होगा ना, तो वेक्टर दिया होगा जैसे i + 2j + 3k इसका यूनिट वेक्टर बता तो क्या करना उसका तुरंत क्या निकाल लेना, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते बताए ना, कोएफिशिएंट का क्या करना स्क्वायर, उस वेक्टर की लेंथ मिलती 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कितना है √4। अब ये क्या मिला मैग्नीट्यूड, अब निकला लेट ऐसा लिखना पड़ता है लेट ए कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है और ये क्या है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन ऐसा नहीं रखते फिर इसको फिर सेपरेट करते है ना कृतिका 1/√14 2/√14 और 3/√14 है ना बराबर, ऐसा अलग अलग करते हैं उसको, ये हो गया। अब यूनिट वेक्टर अब एक बात बताओ आपको अगर वेक्टर पता है तो आप यूनिट वेक्टर निकाल रहे उल्टा, अगर आपको देखो वेक्टर पता है तो क्या क्या निकलता है, अगर आपको वेक्टर पता है तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हो यूनिट वेक्टर, और अगर मैंने कहा कि कोई तो भी वेक्टर है रे चलो उसको नाम ए दे देते और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 6 है, बताओ वेक्टर बताओ कैसे। एक बात बताओ वेक्टर अगर रेडी होगा तो मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, ये उल्टा हो गया ना, मैग्नीट्यूड दिया कितना 6, बताओ वो वेक्टर कैसा है, अब कैसा है यानी वो i j k में होगा, कैसा होगा लेकिन वो नंबर नहीं पता ना 2 आए कि 3 आए क्या है वो नहीं पता, यही तो आपको पूछा है तो उल्टी प्रोसेस नहीं होगी, तो फिर कैसे निकालना, फिर उसके लिए ये वाला दूसरा फॉर्मूला कौन सा इसी फॉर्मूले से बनाया, बताओ कैसे बनाया, a कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए था ना, बताओ फिर वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर का फॉर्मूला है मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ए यूनिट वेक्टर, यानी बताओ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या, मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई, बताओ हाँ सर हाँ वेक्टर निकालना है ना, हाँ मैग्नीट्यूड से यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई, हाँ मैग्नीट्यूड दिया है क्या, हाँ दिया कितना 6, लेकिन सर हमें यूनिट वेक्टर पता नहीं है, अब कैसे करें, तो यूनिट वेक्टर अगर पता नहीं है तो फिर कैसे पता किया जाए, यूनिट वेक्टर निकालने के तरीके, एक तरीका ये वाला है कि अगर आपको उस लाइन के क्या पता हो एलिमेंट यानी डायरेक्शन अगर पता है तो यूनिट वेक्टर तुम्हें मिल जाए, अगर इसके डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 2/√3 माइनस ऐसे दिए समझ जाओ तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल गया, कौन सा है हाँ बोलो ना 1/√3 i 2/√3 j माइनस 1/√3 मिल गया, ये हो गया वेक्टर मिल गया, हो गया। लेकिन अगर सर डायरेक्शन कोसाइन नहीं बताओगे तो ये वाला प्रॉब्लम आ चुका है पहले कि अब कैसे निकाले, सर वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है 6 वो लिखा, यूनिट वेक्टर पता नहीं तो वेक्टर मिलेगा कैसे, तो वो क्या करते बताएंगे जानबूझ के दूसरा और एक वेक्टर दे, वेक्टर बी आपको दे दिया 2i - j + 3 और ये बता देंगे ये वेक्टर भी इस वेक्टर के साथ कैसा है पैरेलल या फिर कोलिनियर, अब आप बताओ कैसे निकालोगे यूनिट वेक्टर, लगाओ दिमाग, आपको वेक्टर ए निकालना है, वेक्टर ए कैसे रहेगा i j k पता नहीं है, बोलो वेक्टर ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड टू यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना दिया है 6, यूनिट वेक्टर से गाड़ी अटक गई यहाँ पे रोक दिया, अब अपना पूरा टारगेट किस पर है यूनिट वेक्टर निकालने का,
मुझे यूनिट वेक्टर ए क्या चाहिए, अब बताओ कैसे निकालें। वो बी का निकालेंगे। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालना है और इसका बताओ। अब बताओ यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या रहता है। यूनिट वेक्टर ए क्या का फॉर्मूला क्या, वेक्टर अपॉन इट्स। सर ये वेक्टर तो पता नहीं ना, तो फिर ये फॉर्मूला किस काम का, वेक्टर यही तो पता नहीं है, ये फॉर्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं है, फिर कौन सी मेथड है। दूसरा एक वेक्टर दिया है ना तुम्हें, वो वाला वेक्टर इस वेक्टर ए से कैसे है, पैरेलल या फिर कोलिनियर, तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो ना। सर उसका यूनिट इसको कैसे चलेगा सर, अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं मैं कि एक लाइन पर यूनिट वेक्टर एक ही चलेगा, भले वो ए कैप निकालो या बी कैप निकालो या सी कैप निकालो। अरे तुम अगर इसका यूनिट वेक्टर बी कैप निकालोगे तो ये ए कैप को लागू हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक लाइन पर है क्या, अरे पैरेलल बोलो या कोलिनियर, वो एक ही लाइन होगी ना, तो उसका यूनिट वेक्टर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ना। ये आपको पढ़ाया था पहले। अब ये टेक्निक क्यों अप्लाई की हमने यूनिट वेक्टर निकालने की, लेट बी कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला है, वेक्टर अपॉन इट्स, ये वेक्टर है और उसका क्या निकालो, मैंने बताना कैसे निकालते हो, कैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 4 13 1 कितना 4 मिल गया बी कैप, और वही बी कैप किसको लगा देना, ए कैप वहां पे लगा देना, ए कैप की जगह उसको लिख देना, हो गया तुम्हें मिल गया वेक्टर ही मिल गया। अब आप बताओ आपको ये ऐसा पढ़ाया था यूनिट वेक्टर निकालना, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं अभी, उस समय मैंने ये ए कैप कैसे निकाला वो ऐसा नहीं बताया था कि एलिमेंट से निकाल देगा, क्योंकि हम उस समय एलिमेंट पढ़े ही नहीं, अब पढ़े हो ना। अब आपके दिमाग में वो चाहिए कि भाई अगर आपको ए कैप चाहिए तो एक तरीका कौन सा होगा, एलिमेंट से निकालना, लेकिन तुम्हें देखना कि इस लाइन के एलिमेंट दिए क्या नहीं दिए ना। फिर दूसरा तरीका कौन सा, कि इस लाइन का दूसरा वेक्टर दिया हुआ, इसी लाइन पर का दूसरा वेक्टर, तो चलो ना उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते ना, उसका यूनिट वेक्टर इसको लग जाएगा ना, एक लाइन पर एक ही मैच होता है ना, तो उसका बी कैप निकालो, वही उसको ए कैप बोल देना बाद में, वो वहाँ पे लिख देना। और ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ है बरं बोल के ले रहा अच्छे से रिवाइज करें, तो ये आपको बताना चाहिए कि किस तरह से निकालते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा भी। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में यूनिट वेक्टर। अब उसके बाद हम पढ़े थे कोप्लेनर हो गया, इक्वल वेक्टर, कुछ यूनिट वेक्टर स्पेशल है, जैसे स्पेशल यूनिट वेक्टर है एक्स वाई और जेड। देखो इस स्पेस में बहुत सारी लाइन है, ये जो स्पेस है ना बहुत सारी लाइन है, तो बहुत सारे वेक्टर हैं, तो बहुत सारे यूनिट वेक्टर, बहुत सारे यूनिट वेक्टर, जितनी लाइन उतने यूनिट वेक्टर। लेकिन बताओ 3 लाइन स्पेशल है ना, कौन सी 3 लाइन, तो उन पर जो यूनिट वेक्टर होगा, हर लाइन पर एक यूनिट वेक्टर रहता है। अभी क्या डिस्कस किया हमने, एक लाइन पर एक यूनिट, भले इसके नाम अलग अलग होंगे, मतलब ये 3 लाइन है, तो इस एक लाइन पर भी एक यूनिट वेक्टर होगा, ये 3 स्पेशल लाइन है, ये तीनों एक दूसरे को क्या रहती है, परपेंडिकुलर। स्पेस की दुनिया भर की लाइन तो कैसी भी रहती है, परपेंडिकुलर पैरेलल कुछ, लेकिन ये 3 लाइन परपेंडिकुलर। तो ये जो यूनिट वेक्टर जो इस लाइन पर उसको वेक्टर आई बोलते हैं, इसको वेक्टर दी और इसको वेक्टर। अब आप बताइए तीनों जो यूनिट वेक्टर है आई जे और के, इनको इक्वल लिख सकते हैं क्या, तीनों को इक्वल लिखेंगे क्या, हाँ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं, कोई इक्वल वेक्टर नहीं है क्या, हाँ और इक्वल नहीं है क्या तीनों, वो परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन अलग होगी ना। तीनों का क्या सेम है, मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड कितना रहता है, यूनिट वेक्टर कोई भी उसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1। अगर मैं एक कैप भी बोलूंगा यूनिट तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। वेक्टर दिखने में अलग अलग दिखते हैं लेकिन सबका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। जैसे वेक्टर है क्या, जैसे वेक्टर है क्या 1/√3 -2/√3 ऐसा कुछ भी दिखेगा तुम्हें, वेक्टर बी क्या दिखेगा, सपोज ये 2/√14 -3 या 7/2 दिखेगा, दिखने में सब अलग अलग दिखते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि अलग अलग लाइन है ना, तो दिखने में सब अलग अलग दिखेंगे, लेकिन ना सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यूनिट वेक्टर किसी को बोलते हैं, उनके आईजी के अलग अलग रहेंगे, इसका 1/√3 आया, इसका 2/√14 आया, अलग है, वेक्टर चलेंगे ना वो,
तो उनके आईजे के अलग रहेंगे, लेकिन सभी यूनिट वेक्टर अगर है वो यूनिट वेक्टर है तो सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। सेम नहीं 1 बोलना, सेम तो रहता है 1 रहेगा। और बताओ ये आईजे भी क्या है? यूनिट वेक्टर, तो इनका भी मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, ये तीनों सेम नहीं है क्योंकि इनकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इसलिए तीनों इक्वल वेक्टर नहीं है। अब बताओ पैरेललोग्राम लो, जब भी एक ही जगह से अगर वेक्टर निकलते होंगे ना, कितनी जगह से, तो ये जो बीच वाला डायगोनल वाला है वो वेक्टर क्या होता है? इन दोनों का एडिशन। यानी ये डायगोनल इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स। डायगोनल इक्वल टू सम ऑफ इसमें पैरेललोग्राम याद रखना, पैरेललोग्राम अगर है ये जो बीच वाले वेक्टर डायगोनल इधर है, इन दोनों का सम, ठीक है। इसके कैसे आए वो सब डिटेल में पढ़े थे। ओके, अब बताओ स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस है, कोई पॉइंट मैंने ए ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है, अगर आप ओरिजिन से उसको कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? वेक्टर कोई वेक्टर। तो वेक्टर कैसे लिखते हैं? आईजे के में। अगर मैं पॉइंट की बात करूंगा तो पॉइंट आप कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट और कैपिटल, और वही उसका वेक्टर कैसे लिखते हैं? आईजे के फॉर्म में लिखते हैं, इस तरह से। अब बताओ, और उसका मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा हमें, क्या करते हैं? 3² - 5²। यानी अगर एक पॉइंट भी अगर आपको बताऊंगा ना तो आप वेक्टर भी निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। उल्टा अगर बताओ आपको वेक्टर बताऊंगा और पॉइंट नहीं बताऊंगा तो अब इनको आईजे के लगाने से बन गया था ना, अब इनके आईजे के निकाल दो, आईजे के निकालो 3 क्या मिल गया? पॉइंट मिल गया। यानी आईजे की लगा दिया तो वेक्टर मिलता है, आईजे के हटा दिया तो क्या मिलता है? पॉइंट मिलता है। इस तरह से वो था वेक्टर का। अब इसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, कोई भी दो पॉइंट ए और बी, इनके क्या पता है आपको? कोऑर्डिनेट। हाँ, x2 y2 बराबर है। बोलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x में से x माइनस y में से y, और ऐसा कुछ नहीं है तो y2 माइनस y1 कर सकते हो या y1 माइनस y2, और z2 माइनस z1 या फिर z1 माइनस होल स्क्वायर करो, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी भी दो लेटर वाले वेक्टर कैसे बनाते हैं? सब बेसिक वाले पढ़ना। बताओ पॉइंट ए से क्या बनेगा? वेक्टर क्या होगा? 3i, और पॉइंट बी से क्या मिलेगा? क्या होगा? 0i, और अगर मैंने कहा वेक्टर ए बी बनाओ तो ठीक है, ऐसे वेक्टर बी 0i और जिसको आप माइनस कर रहे हो उसका साइन चेंज, ए माइनस है ना, डायरेक्ट उसका साइन जब +3 आए तो फिर इसको सॉल्व करो, ये एडिशन सब्सट्रैक्शन है, आई एक बार है 5j + 2j और k + k, ये हो गया वेक्टर। इस तरह से हम वेक्टर पढ़ चुके निकालना। उसके बाद पढ़े थे थ्योरम। पहला थ्योरम क्या था बताओ? अगर दो वेक्टर कैसे हैं तो होता क्या है, उनमें ये रिलेशन रहता है ma + nb = 0, ये रिलेशन। अगर दो वेक्टर कैसे रहेंगे? कोलिनियर। यानी ये रिलेशन कैसे क्या? उसमें ये पढ़े थे हम कि ये दो वेक्टर कोलिनियर है। होता क्या है? वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। तो उस समय क्या लिया था? टी लिया था, अल्फा लिया, ठीक है। ये सॉल्व क्या होगा ना ऊपर? याद है क्या?
वन वेक्टर इज द स्केलर। फिर क्या किया था, उसको इधर लाया था और बाद में यानी उनका कॉम्बिनेशन 0 आ गया ना, कॉम्बिनेशन क्या आ गया 0। लेकिन शो दैट में क्या है, m और n है। शो दैट में क्या है, तो फिर हमने क्या किया था, ये जो 1 है 1 की जगह क्या लिखा है m और माइनस अल्फा की जगह n, वो ऐसा दिखता है। और इसमें इफ एंड ओनली था, ओनली बस। तो इसमें इफ एंड ओनली है तो उल्टा भी सॉल्व कर सकते, उल्टा भी है। ये कैसा था, कोलिनियर है, क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन 0 रहता है उल्टा। अब उल्टा कैसा, अगर कॉम्बिनेशन 0 है तो इसका मतलब कैसे, अब ये कैसे, ये वेक्टर को उधर लेके जाओ और फिर यम ने मल्टीप्लाई किया है तो क्या करो, डिवाइड। अब बताओ ये सभी स्केलर हैं, 3 स्केलर की जगह एक आध स्केलर अल्फा लिख दो, क्या लिखा था, अब बताओ ये सब स्केलर है ना, इतने सारे स्केलर की जगह एक लिख देना, बताना कि ये अल्फा है। अब बताओ क्या दिख रहा है, वेक्टर है इज द स्केलर, इसका मतलब दोनों क्या है, कोलिनियर। ऐसा हो गया। यानी हम ये पढ़े थे कि जब भी दो वेक्टर कैसे रहते हैं, कोलिनियर या फिर पैरेलल, तो उनमें ये रिलेशन रहेगा या दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा, 0। ये याद रखना, जब भी दो वेक्टर दिखे समझ जाना कि कोलिनियर है। क्या है, किसी भी इक्वेशन में दो वेक्टर दिख गए, चाहे एक साथ दिखे या एक इधर हो दूसरा हो, अगर दो वेक्टर दिखे कैसे भी दिखे इधर उधर, समझना कि कोलिनियर। ये ज्योमेट्रिकली इमेजिन कर लेना कि दोनों कोलिनियर। दूसरा थ्योरम कौन सा था कि ए और बी ये कौन से थे, कोलिनियर, और अब कैसे, नॉन कोलिनियर। अब ए और बी कोलिनियर नहीं, अलग अलग लाइन में नॉन कोलिनियर। अब तीसरा एक वेक्टर और है तो सर वो भी कोलिनियर नहीं है, और ये दोनों स्लिंग नहीं है एक लाइन में, तीसरा का नहीं, तो ये कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर। ठीक है, लेकिन ये नॉन कोलिनियर है लेकिन कैसे, कोप्लेनर। कैसे, कोप्लेनर। एक ही प्लेन में, ये व्हाइट बोर्ड का प्लेन, ये तीनों व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ना, भले कोलिनियर नहीं है लेकिन ये कोप्लेनर। तो होता क्या है, वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी एक वेक्टर बाकी दो का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें याद रखना हमेशा, जब भी 3 वेक्टर दिखेंगे, कितने वेक्टर, 3 वेक्टर, एक इधर दो उधर या तीनों एक साथ, समझना कि वो कैसे है, कोप्लेनर। अब ये थ्योरम कैसे सॉल्व किया था, एक आध पॉइंट लिया था, आर लिया था ना, यहाँ से क्या निकाले थे, पैरेलल लाइन, और उसको क्या नाम दिया था, यम और इसमें ओ एग्जैक्ट मुझे देखना पड़ेगा, ओ यम निकल की यस यम निकल गया, ठीक है, आपको ज़्यादा याद हो गया, नहीं तो क्या आपको देखना पड़ता है कि सब याद इधर ओ यम। हाँ देखो, अब ओ एम और ओ ए बताओ कैसे, वेक्टर ओ एम एंड वेक्टर ओ ए आर कोलिनियर, देयरफॉर वन वेक्टर इज द स्केलर। ओ एम क्या लिखा था, वन वेक्टर, यानी वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीप्लाई। तो ये वेक्टर ओ ए को क्या लिखेंगे, वेक्टर, वैसे ही ओ एम का लिखा था, ये भी कोलिनियर ना। उसके बाद क्या किया था, उसके बाद लिखा था हमने पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ, ये हुआ, ये पैरेललोग्राम है ना, क्या पढ़े कि वेक्टर है ना। और बताओ वेक्टर ओ एम की वैल्यू T1 वेक्टर ओ आर को क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्या है बाकी दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो उस थ्योरम में क्या T1 T2 नाम था शायद, अगर x y रहा तो x लेना, फिर अगर एग्जाम में x y, देखो टेक्स्ट बुक में T1 T2 है तो वही लिया, टेक्स्ट बुक का ही देते हो, अपने मन से कुछ x y नहीं देंगे, ठीक है।
तो ये था कौन सा थ्योरम अपना सेकंड थ्योरम। अब उन्होंने बहुत बड़ा थ्योरम था यार, इसका यूनिकनेस यानी ये इसका मतलब ये था कि T1 T2 हम चेंज नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया था फिर जबरदस्ती से और एक वेक्टर आ गया था और इसके चेंज कर दिया। क्या लिया था ऐसे लिए थे ना, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी सेम, ऐसे ही लिया था ना, यानी ये दोनों वेक्टर आर की वैल्यू है तो दोनों का सेम लिया था। फिर हमने वेक्टर ए की जोड़ी बनाई थी, उसको इधर लाया था और वेक्टर बी की पेयर बनाई थी, बनाया था। फिर वेक्टर ए निकाला था कॉमन, वन माइनस वेक्टर बी कॉमन, और फिर बताओ ये नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है नंबर, तो क्या करेगा डिवाइड, ये सब नंबर है ना उधर। बताओ ये 4 नंबर की जगह एक नंबर अल्फा लिख दो, 4 नंबर है, चारों स्केलर, एक स्केलर लिख दो चारों की जगह, कितने भी स्केलर की जगह एक स्केलर लिख सकते हो। ये इतने सारे स्केलर है, उनके जगह तुम एक स्केलर लिखो ना, ये 4 स्केलर है, आंसर तो एक जाएगा ना कोई ना कोई, पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन सब्सट्रैक्शन करके एक नंबर आएगा कोई, तो वो इसलिए सब स्केलर की जगह हम एक स्केलर लिख सकते हैं। अब बताओ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वेक्टर ए प्लस स्केलर मल्टीप्लाई वेक्टर बी, इसका मतलब वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट्स, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है कि वेक्टर ए और बी कैसे है नॉन कोलिनियर और ये क्या है कोलिनियर, इसका मतलब हमारा सपोजिशन इज रॉन्ग। हमने सपोज किया था आर को अलग लिया था, बोल क्या रहे थे आर को अलग लिख नहीं सकते, हमने जानबूझकर अलग लिखा है, तो अपना सपोजिशन रॉन्ग है, यानी वेक्टर आर को अलग तरीके से लिख नहीं सकते। वेक्टर आर को जो पहले था वैसे अलग लिखा तो रिजल्ट अलग आते हैं। क्या रिजल्ट आया, बोला गलत रिजल्ट कौन सा है, कोलिनियर आ गया ना, जबकि ये कैसे है नॉन कोलिनियर, ये इधर भी उधर। इसमें बीच का भी एक पार्ट था, एक पार्ट करके वो भी सॉल्व करना। कभी नहीं क्या कोई फिगर जब आपको ऐसी पूछी गई ना, ठीक है, अगर आपको पूछा ए प्लस ई डी प्लस डी सी इक्वल टू क्या होता है पूछा, तो बताओ ए से कहाँ गए ई, फिर ई से बी, फिर डी से सी, रुके कहाँ सी, इसका आंसर क्या होगा, इसका ए से स्टार्ट हुए ना और पहुंचे कहाँ पर, आंसर क्या होगा ए सी, ये इसका आंसर। अगर कभी ऐसे पूछते तो ऐसे बताना पड़ता है, ऐसे एक मार्क का है। ये पॉइंट है, अब बताओ इस पॉइंट का सांग रे तू सांग, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये वाला पॉइंट बी स्पेस में है, मैंने पूछा ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, नहीं क्या बताया रूट, अगर आपको एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो क्या करना पड़ता है रूट वाई स्क्वायर प्लस, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, अब बोलो क्या है वाई माइनस वाई स्क्वायर और 3 स्क्वायर 25 प्लस 9 रूट 30,
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है ये, एक्स एक्सिस होगा, वाई से कितना डिस्टेंस है, तो वो क्या रहता है, रूट में किसको लेना पड़ता है, वाई और जेड। और अगर हमने वाई से डिस्टेंस पूछा तो इसका एक्स और जेड, ये हो गया एक्सिस से। लेकिन अगर प्लेन से पूछा तो मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स है और ये वाई है समझो, एक और ये पॉइंट पी है, एक्स और वाई प्लेन, जिस पर ये प्लेन है, इस प्लेन से ये कितना दूरी पर है, तो उसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड होगा ना, तो अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, ये एक्स वाई प्लेन है, बताओ एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है, अभी कितना दूर है, जितना क्या होगा जेड होगा, वो उतना दूर है ना जेड, उतना, तो जितना इसका क्या होगा जेड कोऑर्डिनेट, उतना ये उस प्लेन से ऊपर होगा। इसलिए कभी भी प्लेन से डिस्टेंस पूछा तो कोई कैलकुलेशन नहीं। तो बताओ एक्स वाई प्लेन से कितना दूर है, एक्स वाई प्लेन से बोला तो मॉड ऑफ जेड, मॉड लिखना सर, मॉड क्यों लिखना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब बताओ ये अगर -3 होगा तो क्या डिस्टेंस क्या -3 बताओगे क्या, +3 बता, इसलिए मॉड ऑफ जेड लिखते हैं। तो कितना होगा, मॉड ऑफ -3 +3। अगर ये पहले से +3 होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और बताओ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई जेड प्लेन, बताओ वाई जेड प्लेन से कितना है, मैंने कहा वाई जेड प्लेन से, तो मॉड ऑफ क्या लेना है, एक्स, मैंने कौन सा प्लेन बोला, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन से पूछा तो क्या लेना, एक्स, कितना एक्स, ठीक है ना। 1 मार्क के लिए कभी ऐसा देखो, ये 1 मार्क बहुत डेंजरस रहता है आपके आउट ऑफ अबो 90 95 अबो, क्योंकि उसमें ऑप्शन रहते हैं, वहाँ पे आप अटक जाओगे। अगर वो एक अगर कंसेप्ट नहीं पता तो आपका 1 मार्क गया नहीं गए, सपना गया उधर वाला। यहाँ वैसे ही MCQ का रहता है, MCQ में भी अगर 2 मार्क्स का है, अब आपको किसी को लगता है MCQ इधर उधर से हो जाएगा, इधर उधर से के चक्कर में मत पड़ना, बहुत सारे MCQ बताने वाले गलत बताते, ठीक है ना, ये भी बता रखना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ ये हो गया, हाँ